नमस्कार। जब भी भारतीय संविधान की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आर्टिकल्स आते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके एक ऐसे जरूरी हिस्से को समझेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है इसकी 12 अनुसूचियां। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे देश के पूरे गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर ये अनुसूचियां हैं क्या भला, और संविधान में इन्हें अलग से रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा, इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी मोटी किताब के आखिरी में कुछ एक्स्ट्रा पेज होते हैं जिन्हें अपेंडिक्स कहते हैं। अनुसूचियां भी संविधान के लिए बिल्कुल वही काम करती हैं। इनमें वो सारी लंबी चौड़ी लिस्ट्स और डिटेल्स होती हैं जिन्हें अगर मेन आर्टिकल्स में डाल दिया जाता तो संविधान को पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो एक तरह से ये संविधान को साफ सुथरा और आसान बनाए रखती हैं। चलिए अब एक एक करके इन अनुसूचियों के सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहली 4 से, जो समझ लीजिए कि भारत की नींव रखती हैं। यह हमारे देश के क्षेत्र और यहाँ की प्रमुख भूमिकाओं को डिफाइन करती हैं। देखिए ये कितना लॉजिकल है। सबसे पहले अनुसूची 1 ने देश का नक्शा तय कर दिया कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, देश बन गया, अब इसे चलाएगा कौन? तो अनुसूची 2 में बताया गया कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, उनकी सैलरी क्या होगी। फिर अनुसूची 3 में ये लोग देश के नाम पर जो शपथ लेंगे उसका फॉर्मेट दिया गया। और आखिर में अनुसूची 4 ये तय करती है कि किस राज्य को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। हो गया ना देश का पूरा ढांचा तैयार। तो ढांचा तो बन गया, पर अब सवाल ये है कि शासन की ये जो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है ये चलेगी कैसे? बस यहीं पर काम आती हैं अनुसूची 5, 6 और 7। अब देखिए, अनुसूची 5 और 6 ये बहुत खास हैं और बहुत ज़रूरी भी। ये हमारे देश के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के कुछ आदिवासी इलाकों के लिए। इनके प्रशासन के लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनकी यूनिक संस्कृति और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। हाँ, तो अब यहाँ एक मजेदार ट्रिक है। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब ये नाम याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो इसके लिए एक बढ़िया सा जुगाड़ है, एटीएम विदाउट मनी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और विदाउट मनी आपको याद दिलाएगा कि इसमें एम से शुरू होने वाला मणिपुर शामिल नहीं है। है ना कमाल का तरीका? अब आते हैं अनुसूची 7 पर, और इसको तो हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। इसे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो अनुसूची है जो ये तय करती है कि कानून बनाने की पावर किसके पास कितनी होगी, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास। इसी से देश में शक्तियों का बैलेंस बना रहता है। तो 7वीं अनुसूची में बेसिकली 3 लिस्ट्स हैं जो शक्तियों को बांटती हैं। पहली है संघ सूची, जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, ये सब। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्यों की सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा और शादी ब्याह। और हाँ, आप देख सकते हैं कि समय के साथ इन लिस्ट्स में सब्जेक्ट्स की संख्या भी बदली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो नियम जो भारत के इतने विविध समाज और इसकी पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं। अब बात करते हैं भारत की एक और खासियत की, हमारी भाषाएं। 8वीं अनुसूची इसी के बारे में है। क्या कोई जानता है आज इसमें कितनी भाषाओं को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली हुई है? ये नंबर है 22। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये हमेशा से 22 नहीं थी। शुरुआत में जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। फिर जैसे जैसे समय बीता और भाषाओं को इसमें जगह मिलती गई। 1967 में सिंधी जुड़ी, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी इसमें जगह मिली। ये दिखाता है कि हमारा संविधान भारत की भाषाई विविधता को कितना सम्मान देता है। अब आते हैं 9वीं और 10वीं अनुसूची पर, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग है। 9वीं अनुसूची तो संविधान के पहले ही अमेंडमेंट में जोड़ दी गई थी। इसका मकसद था लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट चैलेंजेस से बचाना। और 10वीं अनुसूची वो आई 1985 में। उस दौर में आयाराम गयाराम की राजनीति बहुत होती थी, मतलब नेता आसानी से पार्टियां बदल लेते थे। इसी को रोकने के लिए आया एंटी डिफेक्शन लॉ
यानी दल बदल विरोधी कानून। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी 2 अनुसूचियों पर, जो सही मायनों में पावर को आम जनता तक, ग्रास रूट लेवल तक ले जाती हैं। तो 11वीं अनुसूची है पंचायतों के लिए, यानी गांव के लोकल गवर्नेंस के लिए। इसमें 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं के लिए, यानी शहरों के लोकल गवर्नेंस के लिए। इसमें 18 विषय हैं। ये दोनों अनुसूचियां डेमोक्रेसी को सही मायनों में जमीनी स्तर तक पहुंचाती हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियां। अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल 1, 2, 3, 12 तक, इन्हें लाइन बाय लाइन ऑर्डर में याद कैसे रखा जाए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका एक बहुत ही सिंपल जादुई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो जादुई चाबी है एक छोटा सा फ्रेज, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए और आपको सारी 12 अनुसूचियां क्रम से याद हो जाएंगी। यकीन नहीं होता? चलिए देखते हैं कैसे। चलिए फटाफट देखते हैं। T फॉर टेरिटरी, अनुसूची 1। A फॉर एमोलुमेंट्स, अनुसूची 2। A फॉर एफर्मेशन एंड ओथ, अनुसूची 3। R फॉर राज्यसभा, अनुसूची 4। S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूची 5। O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूची 6। F फॉर फेडरल प्रोविजंस, अनुसूची 7। O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अनुसूची 8। L फॉर लैंड प्रोविजंस, अनुसूची 9। D फॉर डिफेक्शन, अनुसूची 10। P फॉर पंचायत्स, अनुसूची 11। और M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, अनुसूची 12। देखा है ना, एकदम सिंपल। तो इन अनुसूचियों का ये पूरा सफर हमें एक ही बात बताता है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई किताब नहीं है। ये एक लिविंग, ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ साथ इवॉल्व होता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आने वाले कल के भारत के लिए इसमें और कौन से बदलाव जरूरी हो सकते हैं।